इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ पार्ट था ओएस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, बायोट-सेवर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ये देखा। और क्या देखा भाई, तो एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन देखा, एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशन देखा। ठीक है भाई। और इसके चलते हम लोगों ने सर्कुलर रिंग के एक्सिस वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब देखा था हम लोगों ने। सोलेनॉइड टोरॉइड का तो एक ही फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे पार्ट में हम लोग ने जब आए तो उसमें देखा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q इंटू वी क्रॉस बी, और ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला जिसका कि बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे भाई, कि जब हमारा रेस्ट में रहेगा तो नो फोर्स, पैरेलल रहेगा तब भी कोई नो फोर्स, यानी कि जब वेलोसिटी पैरेलल टू बी हो तब भी नो फोर्स, फोर्स जीरो होता था। और लेकिन जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता था तो सर्कुलर मोशन होता था। रेडियस कितना बनता था भाई, तो mv/qb बनता था, और इसका टाइम पीरियड कितना होता था, 2πm/qb। जैसे मुझे टिप्स पे याद है फॉर्मूला, वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। सर्कुलर मोशन हो रहा है और इसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है भाई, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ही देता है। इसलिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो mv²/r होता है वो QV भी मैग्नेटिक फोर्स होता है परपेंडिकुलर वाले केस में। और जब हमारा ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो तो हेलिकल पाथ बनता है, हेलिक्स बनता है, जिसका रेडियस होता था कितना भाई, तो m इंटू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई QV। mv/qb होता था, वही v परपेंडिकुलर होता था v साइन थीटा, तो mv साइन थीटा अपॉन QB रेडियस होता था। और पिच क्या बनता था भाई, तो v cos थीटा से पैरेलल टू फील्ड जा रहा है, कितने टाइम तक जाना है, तो 2πm/qb तक जाना है, क्योंकि एक रोटेशन में इतना ही ये डिस्प्लेस होगा पैरेलल टू द फील्ड, एंड दिस इज नोन एज पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। फिर हम लोग क्या देखना शुरू किए भाई, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर देखा, क्योंकि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज होगा तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर भी होगा। वो कितना होगा भाई, तो I इंटू DL क्रॉस B, ये था हमारा इंटीग्रेशन। और अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तो ये क्या हो जाता था, तो I इंटू L इनिशियल फाइनल क्रॉस B, ऐसा हो जाता था। ये फार्मूला बन जाता था, जनरल फार्मूला तो ये है। साथ में हम लोगों ने देखा भाई कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर है ये। उसी तरह से अगर लूप हो, कोई लूप बना दें तो उस कंडीशन में फोर्स, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स होता था I, अगर एक ही लूप है तो एक ही करंट रहेगा, और DL इंटीग्रेट करने पड़ेंगे और क्रॉस B करने पड़ेंगे। B को भी बाहर निकाल लिया क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में जीरो आता है DL इंटीग्रेशन, और जीरो क्रॉस B करते हैं तो हमें नल वेक्टर मिलता है, मीन्स फोर्स नेट जीरो होता है ऑन एरी करंट कैरिंग लूप। और इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये भी दिखाया भाई कि ऐसे ही फोर्स के बेसिस पे टॉर्क दिखाया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉर्क पढ़े थे हम लोग, तो टॉर्क होता था M क्रॉस B, और M क्या होता है इधर, तो इधर M होता है कितना, NIA। M क्रॉस B टॉर्क है, जो इसको चाहता है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो। P क्रॉस E का एनालॉगी है, ये हम लोगों ने देखा था। अब क्योंकि जब बात हो रहा था भाई इसका, जब बात हो रहा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो इसमें एक और स्पेशल केस आता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर जो होता है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था भाई, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे इस I1 वाले करंट ने इस पे फोर्स लगाया, यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स, और ये I2 वाला भी इसके यूनिट लेंथ पे इतना ही फोर्स लगाया। यहीं पे डिस्कशन हम लोगों का फिनिश हुआ था लास्ट क्लास में। यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और टॉर्क के साथ इक्विलिब्रियम को आज एसोसिएट करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी हम लोग लिंक करेंगे, साथ में कुछ डाउट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद जो बचेगा वो होगा हमारा गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, यही बचेगा। ठीक है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक का बात हुआ था अपना? अरे याद है कि भूल गए? इसलिए बीच बीच में याद दिला देता हूँ। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? बहुत हम लोगों ने देखा इधर
9 क्लास ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस चैप्टर में, यानी कि 13 आवर्स ऑलमोस्ट 14 आवर्स हो चुके हैं। चलो इसमें देखें हम लोग फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, चलो उसी को आगे बढ़ाएं कि ये I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, इसमें जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे या कवर नहीं किए हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। अभी 2-4 क्लास और नहीं समझ में आएगी जब तक ये चैप्टर चल रहा है। सारे लिंक्ड हैं, वार्निंग देता रहता हूँ, फिर भी कुछ लोग ना समझें और पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करते रहेंगे तो भाई आगे काम करने लायक नहीं रहेंगे। चलो कोई बात नहीं है। हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि ये I1 करंट और I2 करंट जो पैरेलल लॉन्ग वायर हैं, 2 लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर्स हैं ये, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इसका फील्ड जो जनरेट होता है, इसके फील्ड में हम लोगों ने इसको देखा। लास्ट क्लास में बड़े आराम से बताया था तुम्हें कि ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों पे फोर्स कैसे निकालते हैं भाई। तो एक तो कूलम्ब्स लॉ होता है, वो तो चलो रेडीमेड है, लेकिन उसको हम लोग अब 2 स्टेप प्रोसेस से समझते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि Q2 ने कुछ फील्ड इलेक्ट्रिक जनरेट कर दिया, Q1 रहे चाहे ना रहे, हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। अब दूसरा कोई चार्ज इसमें रखा जाएगा तो इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, तो जितना चार्ज रखोगे और जिस पॉइंट पे रखोगे वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अदर चार्जेज। ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे ही फोर्स नहीं लगाता है, दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे फोर्स लगाते हैं। इसलिए ये चार्ज अगर रखा है Q2 के फील्ड में तो यहाँ पे A पॉइंट पे इसका फील्ड लिखना आप, तो Q1 मल्टीप्लाइड बाई इसका फील्ड यहाँ R सेपरेशन पे कितना होगा भाई, तो Q2/4πε0 R² होगा। इसलिए फोर्स का वैल्यू ये हो जाता है Q1 Q2/4πε0 R²। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस में हम लोग समझते हैं। वही काम देखो भाई, इसके फील्ड में इसको समझ के इस पर फोर्स निकाल लो, या इसके फील्ड में इसको रख करके और फोर्स इस पे निकाल ले, बात एक ही है। क्योंकि एक्शन रिएक्शन का फोर्स हमेशा होता है, दुनिया में जितने भी फोर्स हैं हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स एक्शन रिएक्शन के फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं और ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये जितना इस पे लगाएगा वही इतना इस पे भी लगाएगा, तो इसलिए किसी के फील्ड में दूसरे को देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि इसके फील्ड में हम लोगों ने इसको कंसीडर किया और इसके L2 लेंथ पे फोर्स निकाला था, याद होगा लास्ट क्लास में L2 लेंथ पे फोर्स निकाला था और उसके बेसिस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला तो ये मिला। आज मैं क्या कर देता हूँ कि इसके सेकंड के फील्ड में पहला वाला आप देख लो भाई, तो ये सेकंड का जो फील्ड है इस तरह से सर्कुलर होता है, इस तरह का फील्ड है। अब इस फील्ड में ये वाला रखा हुआ है तो इसके L1 लेंथ में हम लोग निकाल लेते हैं, L1 लेंथ में कितना फोर्स होगा वो निकाल लेते हैं भाई। तो इसका फील्ड यहाँ निकालो D डिस्टेंस पे, तो भाई जब D डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड निकालना चाहोगे तो ये हो गया रेफरेंस लाइन, इधर से हो गया 90 डिग्री एंगल, इधर से भी हो गया 90 डिग्री एंगल, φ1 भी 90 डिग्री, φ2 भी 90 डिग्री, ऐसा हम लोग समझेंगे भाई क्योंकि ये लॉन्ग वायर है। तो ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर एट द लोकेशन ऑफ कौन सा, फर्स्ट वायर, एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर के लोकेशन जो कि D डिस्टेंस पे कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे मान लो B2 ड्यू टू सेकेंड वायर, तो μ0/4π I क्या होगा I2, क्योंकि यहाँ का करंट क्या है भाई I2, तो I/R, R जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो D है, और sin 90 प्लस sin 90, sin 90 प्लस sin 90, इससे क्या हो गया, तो μ0 I2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 से ये कैंसिल होगा और ये मिल जाएगा हमें 2πD। इतना है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर एट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट वायर। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई पहलवानों यहाँ तक क्लियर है, बोलो अर्णव क्लियर है यहाँ तक, अब बोल ही नहीं रहा। जी सर क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया।
क्लियर है? तो अब हम लोग निकालेंगे L2 लेंथ पे फोर्स। निकालो भाई, फोर्स ऑन L1 लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। चलो निकालो जल्दी से, कितना हो जाएगा फर्स्ट वायर के L1 लेंथ पे कितना फोर्स? बोलो कितना हो जाएगा? निकालो जल्दी, निकाल के बताओ भाई। तो फोर्स तो होता है I इंटू एल क्रॉस बी, एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, याद होगा। बिल्कुल अपडेटेड रहना है क्लास के साथ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। I कितना, तो इसमें I करें तो I1 है। अच्छा भाई, तो I1 इंटू एल, एल हम लोग तो L1 ही लेना है, और L1 क्रॉस बी, बी क्या, B2 सेकंड वाले के फील्ड में है ये रखा हुआ, इसलिए यहाँ पे B2 का वैल्यू कितना, तो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2πd अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है भाई, और दोनों के बीच में एंगल कितना, तो भाई 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये है करंट का I इंटू एल क्रॉस बी, तो एल इनिशियल फाइनल ये समझेंगे, और B तो इसका B है डॉट में, इसका B यहाँ पे डॉट में है, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर, तो इसका B यहाँ पे है डॉट में। ऐसे होता है भाई, यहाँ पे निकल के आ रहा होता है, ऐसे ऐसे जा रहा है फील्ड, इधर डॉटेड वाला है, इधर हमारा ये डार्क वाला है। इस तरह से यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में है, तुम्हारी तरफ यानी डॉट डायरेक्शन में है, और करंट ऐसे है, दोनों में आपस में परपेंडिकुलर का एंगल है। तो ये है वैल्यू। किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन अलग से। फिलहाल वैल्यू की बात करें तो इतना है। अगर डायरेक्शन के साथ अगर बात करें हम लोग, तो बताओ भाई डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा? इस वाले L1 लेंथ पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? बताओ अर्णव, किस डायरेक्शन में लगेगा? I इंटू एल क्रॉस बी, भैया क्रॉस प्रोडक्ट में ही तो सारा खेल है। I इंटू एल क्रॉस बी, तो देखो भाई I इंटू एल क्रॉस बी, ये है एल, एल इनिशियल फाइनल। हम लोग छोटे से L1 लेंथ पे देख रहे हैं, यही एल इनिशियल फाइनल अपवर्ड, और बी डॉट में है, इसका फील्ड यहाँ पे बी डॉट में है, इस वाले I2 का फील्ड यहाँ पे डॉट में है, क्योंकि ये तो ऐसे सर्कुलर चलता है इसका भाई, तो ये डॉट में है फील्ड। तो ये बी है तुम्हारी तरफ, और ये है एल इनिशियल फाइनल। तो एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, तो इधर से स्क्रू लगाया, एल इनिशियल फाइनल से बी की तरफ घुमाया स्क्रू ऐसे, इस डायरेक्शन में, मतलब ये वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से अगर थंब रख दे परपेंडिकुलर, तो देख रहे हैं कर्ड फिंगर हमारा एल से, एल इनिशियल फाइनल से बी की तरफ जा रहा, मीन्स करेक्ट डायरेक्शन बता रहा है। एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, एल इनिशियल फाइनल इधर, क्रॉस बी, बी इधर डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी ये डायरेक्शन में, मीन्स दिस विल अट्रैक्ट दिस वायर, तो अट्रैक्ट कर रहा है भाई। तो कितना हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया I1 L1 म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2πd, ये हो गया फोर्स ऑन L1 लेंथ, फोर्स ऑन L1 लेंथ। इसलिए हम लोग चाहें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालना चाहें तो ये होगा फोर्स ऑन L1 लेंथ डिवाइडेड बाई L1। तो जब L1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। इसलिए लोग इसको फॉर्मूला की तरह याद रखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd होता है, और फोर्स ऑन सेकेंड वायर पर यूनिट लेंथ ड्यू टू फर्स्ट वायर इज ऑल्सो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। दोनों होते, चाहे आप इसके फील्ड में इसका निकाल लो या इसके फील्ड में इसका निकाल लो, बात एक ही है। ये फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ एनी वायर ड्यू टू अदर वायर, यह है फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ एनी वायर। लिख लो भाई, ऑफ एनी वायर ड्यू टू द अदर,
अरे भाई आलसी मत बनो, कुछ लोग आलसी बनते हैं, अच्छा इसका वीडियो तो रहता ही है, उससे नोट कर लेंगे। अरे भैया, तो वो सोचते सोचते ज़माना ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा, नोट नहीं हो पाएगा। और जब तक तुम खुद नहीं नोट लिखोगे तब तक रिवीजन में तुम्हारा हेल्प नहीं हो पाएगा, तब तक तुम्हारा रिवीजन काम का नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है खुद नोट बनाना। तो ये समझ गए भाई कैसे हम लोगों ने निकाला? बोलो ठीक है। हम लोगों ने क्या किया भाई? तो एक वायर का फील्ड निकाला दूसरे वायर के लोकेशन में, सेकंड वायर का फील्ड हम लोगों ने निकाला कि उसका फर्स्ट वायर के लोकेशन पे कितना फील्ड होगा। तो इस तरह से निकाला पहले फील्ड और बाद में उस पर फोर्स L1 लेंथ पे, कोई भी L1 लेंथ लेकर के, और उसके बाद L1 से डिवाइड करेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें मिल गया। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई पहलवान क्लियर है? यस सर। भुवनेश, चिराग, अरे बोला करो भाई। एकता, रिया, तुम लोग बोलते नहीं हो, क्या करते हो? बैठे रहते हो चुपचाप से। ऐसे थोड़ी होता है फिजिक्स। और कल आपका टेस्ट भी है न्यूमेरिकल होमवर्क में से 2 PDF जो रिसेंट में भेजा है उसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड टेस्ट लूँगा, कुछ डेटा चेंज करूँगा, कुछ डेटा चेंज करके उसमें उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और होमवर्क लूँगा। ये होमवर्क से ही आपका टेस्ट लूँगा। चलो भाई ये क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इसको नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलो भाई एक क्वेश्चन हम लोग लिखें। क्वेश्चन लिखो। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एक स्प्रिंग है, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक से लगा हुआ है और ये ब्लॉक भी मेटेलिक ब्लॉक है। मेटेलिक ब्लॉक है। इधर ये इसको ये जस्ट टच कर रहा है, एक लिक्विड है, कंडक्टिंग लिक्विड है। कंडक्टिंग लिक्विड है, मतलब करंट कंडक्ट कर सकता है। ये ऐसा लिक्विड है और हमने क्या किया, इसमें सेल लगा दिया एक। तो तुम भी डायग्राम बनाओ भाई। एक हमने सेल लगाया इसमें ऐसे, लिक्विड में डाल दिया एक एंड को। और ये की है, की को ऑन करेंगे तो क्या होगा? What will be type of motion? की को जब क्लोज करेंगे तो किस टाइप का मोशन होगा? होगा भी कि नहीं होगा? की को किया हमने ऑन, अभी ऑफ था। की को जब ऑन करेंगे, ये भी मेटालिक स्प्रिंग है भाई, सब मेटालिक, सब करंट कंडक्ट हो सकता है। कंटेनर में ये लिक्विड रखा हुआ है। जैसे ही की को ऑन करेंगे फिर क्या होगा बताना है। की को ऑन करने पे क्या होगा यही बताना है भाई। तो देखो ध्यान से भाई, ये इसको टच कर रहा है, मीन्स सर्किट इज क्लोज्ड।
सर्किट क्लोज है, जैसे ही की को ऑन करोगे ये इसमें करंट कंडक्ट करा देगा, और क्योंकि ये टच किया हुआ इसलिए इसमें करंट चलेगा। और जब करंट चलेगा तो क्या होगा, तो करंट चलेगा तो एक बात बताओ पहले मुझे, तब जाके ये ज़्यादा समझ में आएगा कि एक स्प्रिंग है रखा हुआ टेबल पे एक स्प्रिंग रखा हुआ है। इस स्प्रिंग में हमने दोनों एंड से ये कनेक्ट कर दिया और करंट पास करा दिया इस स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग का जो लेंथ था L0 वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा या सेम रहेगा। फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, पेन का समझो स्प्रिंग निकाल लिया, फ्लेक्सिबल है, मतलब कोई स्ट्रेच करेगा तो स्ट्रेच्ड हो जाएगा, कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस भी हो जाएगा। मीन्स ये स्प्रिंग है, बहुत हार्ड स्टिफनेस नहीं है, के का वैल्यू बहुत कम है। के का वैल्यू कम होने से इजीली हम लोग एक्सपैंड या कंप्रेस कर सकते हैं, तो के का वैल्यू कम है। फिलहाल ये मेटालिक स्प्रिंग है और इस पर हमने करंट पास कराया, तो इसमें क्या टेंडेंसी होगा, स्प्रिंग का लेंथ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा या ओरिजिनल का ओरिजिनल ही रहेगा, ये बताओ। ये तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, बताओ भाई क्या हो जाएगा। सोच के बताओ भाई, लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या सेम रहेगा। सोचो भाई सोचो, स्प्रिंग में अगर करंट पास हो तो क्या होगा। तो इसके लिए एक और भी आप पॉइंट को याद रखें जो अभी मैंने बताया था कि 2 वायर पैरेलल वायर में, ध्यान देना, पैरेलल वायर में जब सेम डायरेक्शन में करंट चलते हैं तो इसमें जो फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L वो कितना आया था, तो μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd आया था। सारे लोग ध्यान से देखो, और ये आया था अट्रैक्टिव, याद होगा अट्रैक्टिव आया था। तो भैया एक अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स आया था। ध्यान रखना, केस नंबर 1 जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट हो। केस नंबर 2 जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट, जब 2 वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, तो उस कंडीशन में फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, ध्यान देना, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ वैल्यू में तो उतना ही होगा, कितना, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। d इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 वायर्स, ठीक है भाई। लेकिन ये हो जाएगा रिपल्सिव। क्यों हो जाएगा, तो तुम भाई डायरेक्शन देखो, अट्रैक्टिव हो गया या रिपल्सिव हो, कभी भूल भी गए तो कोई बात नहीं है, तुम डायरेक्शन देखो। अगर इसमें देखना चाहते हो, देखो इसका अगर फील्ड सेकंड वायर का फर्स्ट के डायरेक्शन में अगर फील्ड देखना चाहेंगे तो ये कैसा मिलेगा भाई, तो ये फील्ड मिलेगा इधर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे क्रॉस में मिलेगा, इधर डॉट में मिलेगा, क्योंकि ये फील्ड में करंट ऐसे जा रहा है इसलिए ये फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा क्रॉस में और इधर डॉट में, इधर से निकलेगा, ठीक है। इसका इस तरह से होगा, ऐसे समझो, तुम्हारी तरफ तुमसे अवे, इस तरह से ये होगा। तो भैया यहाँ पे देखो क्रॉस में है फील्ड, क्रॉस में है फील्ड, इसका फील्ड यहाँ पे क्रॉस में है, और करंट कैरिंग वायर तुम्हारा DL इधर है, I इंटू L क्रॉस B इधर है, ये L इनिशियल फाइनल ये है, B इधर है, और ये परपेंडिकुलर है, तो L क्रॉस B करेंगे तो ये रिपेल करेगा। और बड़ा डायग्राम बना देते हैं, चलो इसको ज़रा ठीक से समझो सारे लोग, अब बोला करो भी, बोलते नहीं हो, मैं अपनी मर्ज़ी से छोटा डायग्राम मुझे लगता है तो बड़ा करता हूँ, तुम्हें भी बोलना चाहिए। देखो भाई एक ये वायर है, एक ये वायर है, इसका जो फील्ड है वो ऐसे है, फील्ड ऐसे है, यहाँ पे तुम्हारी तरफ, यहाँ पे तुम्हारे से अवे, ऐसे फील्ड है। समझो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो यहाँ पे
के कैप में है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है, और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में है। बोलो ये क्लियर हुआ? यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बोल सकते हैं बी नॉट के कैप। ठीक है भैया, और इसका एल इनिशियल फाइनल ये है, मतलब लेंथ जो L1 लेंथ पे निकालना चाह रहे हैं वो ये है, क्योंकि इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट था, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट था। जब करंट अपोजिट होता है तो यहाँ पे देख रहे हो कि फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, एल इनिशियल फाइनल ऐसे है। अब बताओ राइट हैंड स्क्रू रूल, ये वाला समझो कि एक्स एक्सिस है, तो ये देख रहे हो जेड एक्सिस की तरफ, तो आई इंटू एल इनिशियल फाइनल जे की तरफ है, एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, यानी कि जे क्रॉस के करेंगे क्या मिलेगा? आई मिलेगा। जे क्रॉस के करेंगे क्या मिलेगा? आई मिलेगा। इसलिए इसका फोर्स इस पे जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई? तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर से ये एल इनिशियल फाइनल और बी इसका डॉट में था कि क्रॉस में? ऐसे था। अच्छा उल्टा बता दिया, तो ये वाला फोर्स जो लगेगा इसमें I2 इधर रहे, उल्टा दिखा दिया, उल्टा दिखा दिया, ये I2 ऐसे है, ये वाला, यही वाला समझो मैंने दिखा दिया, ये वाला दिखा दिया, ये I2 है, तभी तो इसका है ऐसे फील्ड के कैप के डायरेक्शन में, तब ये फोर्स ऐसे लगेगा। ये है सेम डायरेक्शन वाला, मैंने दिखा दिया, ये सेम डायरेक्शन में करंट, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, I1 एंड I2 सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगा। अब इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला मैं तुम्हें दिखाता हूं इधर। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला इधर, ये हमारा केस नंबर 1 का ही है, ये केस नंबर 2 इधर देखेंगे। ठीक है भाई, ये केस नंबर 1 का है, मैंने यहाँ दिखाया इसका डायरेक्शन कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये है अट्रैक्टिंग फोर्स। कैसे है? तो कैसे वो दिखा दिया हमने, अट्रैक्टिव फोर्स कैसे है। और इधर हो गया केस नंबर 2। ये देखो मैं कैसे बताऊंगा रिपल्सिव फोर्स कैसे होगा, तो इसका डायग्राम अलग बनाते हैं। ठीक है, फिर उस पर आएंगे। सोचने को बोला था, मुझे पता है सोचने में अभी आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगी जब तक कि ये पॉइंट आपको और क्लियर ना कर दिया जाए। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सारे लोग देखना ध्यान से भाई, ये अपोजिट डायरेक्शन, मान लो ये I1 हो जाए, ये I2 हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो ध्यान रखना, याद रखना कि जब सेम डायरेक्शन में दोनों वायर में फोर्स हो, करंट का डायरेक्शन होता है, तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, वैल्यू उतना ही, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। लेकिन जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो उस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स होगा। ध्यान दिलाने के लिए इसका हम लोग फील्ड ऐसे देख सकते हैं, किसी एक का फील्ड देख सकते हो, किसी एक का फील्ड देखोगे तो इसका फील्ड अगर मैं दिखाऊं तो ये ऐसे है भाई, ऐसे है इसका फील्ड, क्योंकि ये अपवर्ड में करंट है इसलिए इसका फील्ड हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा फील्ड। यहाँ पे फील्ड जेड डायरेक्शन में मिलेगा और यहाँ पे फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है भाई, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए यहाँ पे भी जब आओगे, यहाँ पे मान लो तुम इसके L1 लेंथ में निकालना चाहोगे, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है के कैप में, B इज इक्वल टू बी नॉट और के कैप। इसका फील्ड तो भैया इसी डायरेक्शन में मिल गया, इसका फील्ड ऐसे चलता था, इसलिए इसका फील्ड तो भैया इस डायरेक्शन में मिलेगा, बी नॉट के कैप डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर देखो एल इनिशियल फाइनल, क्योंकि डाउनवर्ड में करंट है इसलिए तुम्हारा एल इनिशियल फाइनल किधर होगा भाई? तो वो डाउनवर्ड में होगा। तो एल इनिशियल फाइनल अब तुम्हें यहाँ डाउनवर्ड में दिखाने होंगे। ये मान लो L1 लेंथ का हम लोग निकालना चाहते हैं L1 लेंथ पे, तो ये है एल इनिशियल फाइनल इस डायरेक्शन में, और दोनों में आपस में परपेंडिकुलर का एंगल है। तो ठीक है भाई, अब बताओ एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी किधर होगा, किस डायरेक्शन में? एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में। तो अब जो फोर्स लगेगा वो देख रहे हो कि रिपेल करता हुआ लग रहा है, अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स।
खुद से जब तक हाथ नहीं घुमा करके देखोगे तब तक पता नहीं लगेगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एल इनिशियल फाइनल, ये है मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली अगर मैं इसका फील्ड दिखाऊं तो इसका फील्ड है हमारा ऐसे, इसका फील्ड अगर हम लोग देखें तो इसका फील्ड हमारा इस तरह से है कि यहाँ पे फील्ड ऐसे है और यहाँ पे फील्ड ऐसे, क्योंकि ऐसे है तो इसका फील्ड ऐसे चल रहा है, इसका फील्ड ऐसे चल रहा है, तो इसका फील्ड और दिखाओगे ऐसे, तो इसका फील्ड यहाँ पे फिर अगेन निगेटिव जेड डायरेक्शन में और यहाँ पे जेड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नॉट के कैप। ध्यान देना, इसके फील्ड में मैंने इसका दिखा दिया रिपेल कर रहा, अभी इसके फील्ड में इसको दिखा दे रहा हूँ, ये भी रिपेल करेगा। तो देखो भाई इसका फील्ड ये है और इसके L2 लेंथ में तुम निकालना चाहते हो फोर्स, तो फोर्स निकालो भाई। तो यहाँ पे क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है इसलिए यहाँ पे L इनिशियल फाइनल इधर लेंगे, अपवर्ड में लेंगे। L इनिशियल फाइनल किधर लेंगे भाई, अपवर्ड में लेंगे। मान लो L2 लेंथ पे निकालना चाहते हैं तो दिस इज L इनिशियल फाइनल, ये है B और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, तो थीटा है 90 डिग्री। तो L इनिशियल फाइनल क्रॉस B, देखो L इनिशियल फाइनल ऊपर है, क्रॉस B करेंगे अपनी डायरेक्शन में, दैट इज इस डायरेक्शन में मिलेगा फोर्स। तो ये मिला तुम्हें फोर्स जो कि कैसा है भाई, तो रिपल्सिव है, रिपल्सिव फोर्स। इट मीन्स ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करके इसको रिपेल कर रहा है, ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करके इसको रिपेल कर रहा है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ यही है रिपल्सिव इन नेचर। तो शॉर्टकट में याद रखोगे भाई, सेम डायरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स, यहां लिख दे रहा हूं, तुम भी लिख लो भाई, नोट का पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स। भाई सबके क्लास नोट के रजिस्टर बने हुए होने चाहिए। मैं कभी भी उसके फ़ोटो मांगूंगा तो मुझे पूरा चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक का मैं फ़ोटो दिखना चाहिए, भले 100 पेज हो गया हो, 150 पेज हो गया हो, फ़ोटो चाहिए होगा। फिर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स। ज़रा ध्यान दो भाई, एक एक राउंड 2-2 राउंड खुद लिखना चाहिए। एक तो क्लास नोट बन गया, दूसरा तुम्हें एक और रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें तुम कॉन्सेप्ट लिखो, समझा हुआ अपने वर्ड्स में, अपने टर्म में लिखो मेन पॉइंट्स, ताकि रिवीजन टाइम में आपको इधर उधर बुक ना ढूंढना पड़े। रिवीजन हमेशा उसी बुक उसी कॉपी से होता है जो आपने रेगुलर में पढ़ा होता है, तभी इफेक्टिव होता है, अदरवाइज रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वायर्स, और इधर है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब है रिपल्सिव फोर्स इन पैरेलल वायर्स। बोलो भाई ये क्लियर हुआ? तो मैं बोलो भाई पहलवान, ये क्लियर हुआ? अट्रैक्टिव कब, रिपल्सिव कब, ये याद रहेगा? चलो वापस आते हैं, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैंने नीचे क्वेश्चन दिया था कि एक स्प्रिंग है, इसमें हमने करंट पास कराया, इसका लेंथ का क्या होगा, कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा या उतना ही रहेगा? तो भाई लेंथ होगा डिक्रीज, लेंथ होगा डिक्रीज, लेंथ डिक्रीजेस। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो भी करंट भेजोगे भाई तो करंट एडजेसेंट लूप में सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो करंट ऐसे चलेगा, एक में ऐसे जा रहा है तो दूसरे में ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे करंट तो दूसरे में देखो ये ऐसे, मतलब इसमें डाउनवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, दूर वाले में अपवर्ड तो अपवर्ड। तो ये वाला वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये सब पैरेलल की तरह हैं भैया, सब पैरेलल में है। ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर, सब में एक ही डायरेक्शन में तो करंट मिल रहा है।
जब उधर जा रहे हैं तो उधर भी सबको, उधर जब जा रहे हैं तो उधर भी सबको एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है करंट, ये फिर ये इधर आए हैं तो ऐसे ही मिल रहा है भाई। मीन्स जो लूप हैं क्लॉकवाइज, नेक्स्ट लूप में भी क्लॉकवाइज, नेक्स्ट लूप में भी क्लॉकवाइज, तो सारे वायर पैरेलल करंट चल रहे हैं, पैरेलल करंट चल रहे हैं सब में। पूरे लूप में देखोगे तो इधर जितने भी देखो सब ऐसे ही चल रहे हैं, सब डाउनवर्ड, इधर देखो सब अपवर्ड चल रहे हैं। मीन्स सब एक दूसरे के पास जो है ना वो पैरेलल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रहे हैं लूप में। एक का ये है करंट, तो दूसरा जो लूप ये घूम के आएगा यहाँ पे तो ये ऐसा ही रखेगा करंट, यहाँ पे भी तो ये इधर है तो इसका भी तो इधर ही है, इसलिए इन दोनों में अट्रैक्शन, इन दोनों में अट्रैक्शन। ये पूरा लूप जो है ना एक लूप दूसरे लूप को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस लूप में जो करंट का डायरेक्शन था वही इसके एडजेसेंट लूप में भी करंट का डायरेक्शन था। तो जब सेम ही डायरेक्शन ऑफ करंट है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये लूप इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको सब अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, स्टिफनेस कांस्टेंट कम है, इसलिए सारे लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और इस तरह से इसका नेचुरल लेंथ जो है थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। चाहे करंट आप किसी भी डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सब में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, सब में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, सब में एडजेसेंट वायर में ऐसे ही चलेंगे करंट, इसलिए सब अट्रैक्ट करेंगे। सो कभी भी स्प्रिंग में अगर हम लोग करंट पास करा दें तो वो अपना लेंथ को डिक्रीज कराएगा। इसलिए ये समझ गए, लेंथ डिक्रीजेस due to same direction of current, due to same direction of current in every loop of spring। बोलो ये समझ में आया? यस सर। ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट था इसलिए सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट इन एवरी लूप ऑफ स्प्रिंग। क्या बोले हो? हेलिकल पाथ में किसके एग्जाम्पल? स्प्रिंग तो हेलिकल पाथ का, देखो पाथ जो फॉलोड होता है वो चार्ज का मोशन होता है, वो पाथ है स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग तो स्प्रिंग है पहले से, एक पाथ होता है हेलिकल। तो स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसी को हेलिक्स बोलते हैं। स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर है वही हेलिक्स है, और उस पाथ को फॉलो करता है चार्ज पार्टिकल, जब ना पैरेलल हो वेलोसिटी फील्ड के और ना ही परपेंडिकुलर, तो उस पाथ को हेलिकल पाथ बोलते हैं। हेलिकल पाथ का ये एग्जांपल है कि हेलिकल पाथ ऐसा ही स्प्रिंग की तरह होता है। इसमें चार्ज अगर मोशन करना शुरू करेगा तो चार्ज हेलिकल पाथ फॉलो करता है। भाई देखा था कि पैरेलल टू फील्ड वाला कंपोनेंट वैसे ही चलता चला जाता है और परपेंडिकुलर वाले से सर्कुलेट होता है, दोनों एक साथ चलता रहता है, हेलिकल पाथ बनता है। तो हेलिकल पाथ इज फॉलोड बाई एनी चार्ज पार्टिकल जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड में ना तो पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, दोनों कंपोनेंट रहेगा। तो ये तो हम लोग बता रहे हैं कि कोई कंडक्टिंग स्प्रिंग है, कोई मेटालिक स्प्रिंग है, इसमें हमने करंट पास करा दिया। करंट पास करा देंगे तो इसका नेचुरल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट इन एवरी लूप ऑफ स्प्रिंग every loop attract one another, each other ऐसा लिखें, attract each other। every loop attract each other, तो उसके चलते इसका नेचुरल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? एग्जाम्पल हेलिकल पाथ, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर का है और हेलिकल पाथ
होता है भाई हेलिकल पाथ, चार्ज पार्टिकल का पाथ फॉलोड, जैसे प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है पैराबोलिक। तो ये समझ में आ गया। अब चलो, जब ये समझ में आ गया कि भाई एक अट्रैक्ट करेंगे एक लूप दूसरे लूप को, सारे लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सब में एक ही डायरेक्शन में करंट है, तो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से, और अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं भाई। तो अब बताओ भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, अब सारे लोग देखो, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इसका कुछ मास है भाई, ब्लॉक है तो अपना कुछ मास तो होगा ही। स्प्रिंग में एक ही डायरेक्शन में करंट पास होगा और इसका नेचुरल लेंथ डिक्रीज होगा। नेचुरल लेंथ जैसे ही इसका डिक्रीज होगा ड्यू टू अट्रैक्शन, तो ये जस्ट टच कर रहा था, ये ऊपर उठ जाएगा क्योंकि ये कंप्रेस्ड होगा। ये कंप्रेस होगा, करंट पास जैसे ही हुआ, की को तुमने किया ऑन किया तो करंट चला तो लूप में आपस में अट्रैक्शन हुआ। इधर से तो फिक्स्ड है, तो इधर से ये ब्लॉक हैंगिंग है, तो ये इसको थोड़ा सा पुल कर लेगा ऊपर। जैसे ही पुल करेगा करंट ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये मेटल का ये लिक्विड था, यहाँ से ऐसे आ गया ब्लॉक, क्योंकि ये अब हो गया कंप्रेस्ड। और जब कंप्रेस्ड हो गया तो ये इस कंडीशन में अब ये क्या करेगा भाई, तो यहाँ पे सर्किट हो गया ब्रेक, क्योंकि सेल तो ऐसे लगा हुआ था यहाँ तक ऐसे, यहाँ तो सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा। बोलो, सबसे पहले क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हुआ, करंट जब पास हुआ तो ये डिक्रीज होगा लेंथ, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट जीरो। जैसे ही करंट जीरो होगा इस लूप में, तो इनका जो अट्रैक्शन हुआ पड़ा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक करंट कैरिंग वायर एक डायरेक्शन में तभी तो अट्रैक्शन है। तो जब करंट था तो अट्रैक्ट हुआ और ये जैसे ही ऊपर उठा तो करंट जीरो हो गया, करंट गायब हो जाएगा भाई, तो ये अट्रैक्शन भी खत्म हो गया, इनमें जो अट्रैक्शन था वो भी खत्म हो गया। तो फिर ये वेट के चलते अपना ये नेचुरल लेंथ जो इसका था वो होना चाहेगा, ब्लॉक अब नीचे आएगा, क्योंकि जो अट्रैक्ट किया था करंट के चलते, जो अट्रैक्ट किया था वो अब करंट खत्म हो गया, तो फिर ये वापस आएगा, वापस नेचुरल लेंथ में आएगा, तो इस पर टच करेगा। ये जैसे ही टच करेगा फिर करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि स्विच तो ऑन है। जैसे ही टच करेगा करंट ऑन हो जाएगा, करंट ऑन हुआ तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पे करंट ऑफ होगा, अट्रैक्ट हुआ ऑफ हुआ तो फिर नीचे आएगा तो करंट फिर एस्टेब्लिश होगा, फिर ये ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि करंट एस्टेब्लिश हुआ तो अट्रैक्ट कर लेगा तो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठा तो करंट जीरो तो फिर नीचे आएगा। करंट जीरो मतलब इसका अट्रैक्शन बंद हो गया स्प्रिंग का, तो नीचे आएगा तो फिर करंट एस्टेब्लिश होगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, मीन्स अट्रैक्ट करेगा, करंट जीरो होगा, फिर वापस आएगा, फिर करंट सेट हो जाएगा, फिर ये अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट हुआ, जैसे ही ऊपर उठा सर्किट ब्रेक, फिर नीचे आएगा, सो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ब्लॉक विल ऑसिलेट, ऊपर आया सर्किट ब्रेक, करंट जीरो तो अट्रैक्शन छोड़ दिया, फिर वापस आया, टच किया, फिर करंट आ गया तो फिर ये अट्रैक्ट कर लिया, तो ये ब्लॉक विल ऑसिलेट। एसएचएम नहीं, ऐसे ही ये ऊपर नीचे थोड़ा ऑसिलेट करेगा। तो ब्लॉक विल ऑसिलेट वर्टिकली। कैसे ऑसिलेट करेगा? व्हेन लूप इज क्लोज्ड, जब लूप क्लोज रहेगा, सर्किट कंप्लीट रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में करंट तो स्प्रिंग में अट्रैक्शन, मतलब लेंथ हो जाएगा लेस देन नेचुरल लेंथ। ब्लॉक विल मूव अप, और अपवर्ड मूव किया तो सर्किट ब्रेक तो करंट जीरो तो अट्रैक्टिव फोर्स जीरो, तो क्या होगा,
अट्रैक्टिव फोर्स 0, तो ठीक है, पहले क्या किया, लूप को क्लोज किया, करंट आया तो ये कंप्रेस्ड हुआ तो ब्लॉक विल मूव अप, ऊपर मूव किया, सर्किट ब्रेक हुआ, करंट हो गया 0, करंट 0 हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया 0, और अट्रैक्टिव फोर्स हो गया 0 तो फिर ब्लॉक विल मूव डाउन ड्यू टू ओन वेट। अपने वेट के चलते ये नीचे आएगा एंड टच द लिक्विड, और लिक्विड टच करने से कंप्लीट द सर्किट, और फिर करंट स्टार्ट हुआ तो फिर अट्रैक्शन, करंट स्टार्ट तो फिर अट्रैक्शन तो फिर नेचुरल लेंथ से कम हो गया तो ब्लॉक विल मूव अप, और ऐसे ही होता रहेगा। बोलो, समझ में आया भाई? ये क्लियर हुआ किस तरह चलता रहेगा? जब लूप क्लोज करेंगे, करंट आएगा, लेंथ डिक्रीज होगा, ब्लॉक ऊपर आएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक तो करंट जीरो तो फिर ब्लॉक विल मूव डाउन ड्यू टू ओन वेट, अपने वेट के चलते आएगा, फिर टच करेगा इस लिक्विड को, और लिक्विड को टच करते ही सर्किट कंप्लीट तो फिर करंट आया तो फिर से कंप्रेस, फिर ब्लॉक ऊपर उठेगा, इस तरह से चलता रहेगा। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? सोच लो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्लियर है तो अब थोड़ा डाउट पे चलें, जो डाउट था। देखो भाई, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे, उनमें कुछ डाउट था, तो फटाफट देखते चलते हैं, हिंट में फटाफट देते जाता हूँ आपको करते जाना है। देखो, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द लूप, ये आपने किया भी होगा ट्राई, क्योंकि बहुत दिन हो गया इसको दिए हुए। तो आई करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द शेप ऑफ द लूप इज एज शोन इन द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताने हैं, म्यू नॉट, सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन आर टाइम्स, म्यू नॉट आई अपॉन आर टाइम्स क्या, आर टाइम्स क्या होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें, आंसर दिया हुआ है 7/16 इंटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो फिलहाल तो ये निकालो, इसका फील्ड निकालने हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया, देखो इस तरह का था, बायोट-सेवर्ट लॉ याद होगा जब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने एक तो स्ट्रेट वाले में देखते थे भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट अपॉन 4π और आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin φ1 प्लस sin φ2 ये होता था। और एक आर्क वाला होता था भाई, तो वो कितना होता था, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4π आई बाई रेडियस, और यहाँ पे ये एंगल जो होता था अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एंगल लेते थे रेडियन में। अच्छा, तो यहाँ पे निकालना है भाई, तो जब यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो एक तो ये पार्ट बना लें, नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट ये स्ट्रेट पार्ट को बना ले, मान लो ये नंबर 3 पार्ट है और ये वाला स्ट्रेट वाला नंबर 4 पार्ट है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग लिखेंगे कि वैसे ही B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 करने होंगे तुम्हें। तो फर्स्ट वाले का निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई, तो सर्कुलर आर्क है ये, तो म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है भाई, तो रेडियस ने दिया है, रेडियस दिया है, एक MA का रेडियस दिया है R, MA वैल्यू इज R, और MB इज 2R, MB इज 2R, मतलब ये वाला है R और ये पूरा है 2R, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए ये
आर हो गया, इसका निकाल रहे हैं आर, और एंगल कितना भाई, तो ये है आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो ये वाला एंगल 3π/2 ये है। और किस डायरेक्शन में है भाई, तो ये थंब पकड़ लिया करंट के डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा क्रॉस डायरेक्शन में। पकड़ लिया हमने वायर को, क्रॉस डायरेक्शन में देख लिया। या तो फिर आप DL क्रॉस R से देखेंगे, ये है DL, ये है R, DL क्रॉस R से स्क्रू बंद होगा क्रॉस डायरेक्शन। चलो भाई B1 तो पता लग गया, B2 क्या होगा भाई, तो B2 तो ये वाला पार्ट है, तो इसी के लाइन पे है ये, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, बोलो 0 होगा। अरे बोला करो भाई, इसका तो कम से कम इसी के लाइन पे है ये, तो क्या होगा इसका फील्ड यहाँ पे 0। अब इसका देखेंगे तो इसका फील्ड देखोगे तो यहाँ देखो थंब है करंट, थंब करंट का डायरेक्शन, तो ये है क्रॉस में, क्रॉस में, इसका भी फील्ड है क्रॉस में। तो भाई सर्कल में एक ही डायरेक्शन में करंट है, क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये भी क्रॉस में और ये वाला भी क्रॉस में, तो इसका भी क्रॉस में फील्ड हम लोग ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा भाई, तो इसका फील्ड हो जाएगा μ0/4πI डिवाइडेड बाई 2r रेडियस था, एंगल कितना भाई, तो इसका भी एंगल कितना है, π/2 है। अच्छा, तो इसका एंगल है π/2 लिखेंगे, और ये भी है क्रॉस में, ये भी है क्रॉस में, और 4 नंबर अगेन क्या हो जाएगा भाई, 0 वाला हो जाएगा, तो 4 नंबर वाले का 0 लिखेंगे। बस ये काम करना है, दोनों क्रॉस में है इसलिए दोनों एडअप हो जाएंगे, तो एडअप हो जाएंगे तो देखो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, μ0/4π और I डिवाइडेड बाई R बाहर निकाल दिया, μ0/4π I डिवाइडेड बाई R, यहाँ 3π/2 है, और यहाँ पे I/R कॉमन हो गया तो π/4 हो गया। रखो भाई, I/R बाहर निकाला है तो पाई, और ये 2 है तो π/4 हो गया। तो इस तरह से μ0 I/4πR, और ये हम लोग ऐड करेंगे तो 3π/2 और प्लस π/4 कितना हो जाएगा भाई, तो 4 LCM ले लो, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 7π/4 आया, 7π/4 आया। आंसर में तुम्हें लिखा है μ0 I/R छोड़ दो, μ0 I/R छोड़ दो, तो 4π और अंदर ले आओ भाई, तो ये 4π अंदर ले आएंगे अगर, तो ये इंटू 4π कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 4π अंदर ले आएंगे, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 तो 7/16 हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाई कैंसिल हो गया, और 4 4 जा 16, 7/16 आ जाएगा, तो 7/16 टाइम्स, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब क्रॉस, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को बोलते हैं क्रॉस। तो भाई ये हुआ होगा तुम लोगों का कि करके आए होगे, बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई पहलवानों, बोलते नहीं हो भाई। यस सर, क्लियर है। भुवनेश, और कोई नहीं है क्या, और कोई नहीं पढ़ रहा है? यस सर। अरे कंजूसी करते हो बोलने में भाई तुम लोग, तो मुझे भी एनर्जी नहीं देते हो। चलो ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला तो वैसे ही हो जाएगा, यहाँ निकालना है 60 डिग्री मतलब π/3, देखते चलो 60 डिग्री मतलब π/3 यूज करना, सेम काम है। इसका भी हम लोग कुछ पार्ट बना देंगे, 1 नंबर पार्ट, 2 नंबर पार्ट, 3 नंबर पार्ट, 4 नंबर पार्ट, ऐसे बना दोगे अगर, तो हम लोग फर्स्ट वाले के लिए यहाँ कुछ नहीं होगा भाई, सेकंड वाले के लिए होगा, आर्क वाला यूज करेंगे, 3π, ये π/3 एंगल है, और ये करंट I है, ठीक है भाई। इसका जो फील्ड होगा वो ये है करंट, तो ये है क्रॉस में, और इसका फिर 0 हो जाएगा, और इसका जब फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसका फील्ड, तो इसके लिए भी आर के उतना ही एंगल बना रहा है π/3, लेकिन इसका फील्ड होगा डॉट में, तो भाई इसका फील्ड हो जाएगा डॉट में, बस काम हो जाएगा। जो भी किया था बिल्कुल वैसे ही काम है, लेकिन एक का क्रॉस है, एक का डॉट है, इसलिए बीच में माइनस आएगा, बीच में आएगा माइनस भाई। तो देखो माइनस वाला 2 ऑप्शन है, तो इन दोनों में से कोई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं, टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, कर दें, बोलो ठीक है भाई। μ0/4π I, तो I है भाई अपॉन R, तो इसका रेडियस है R1, और एंगल है π/3, किधर भैया, तो क्रॉस में,
कर दिया। इसका कितना होगा भाई, तो इसका भी डॉट में होगा, लेकिन वैल्यू कितना है भाई, तो μ0/4 पाई, आई तो वही है बट R2 है, और ये किधर कर रहा है भाई, तो डॉट में। तो तुम्हें किसी भी एक डायरेक्शन में लिख सकते हो भाई μ0/4 पाई और I डिवाइडेड बाई π/3 यहाँ भी है और π/3 यहाँ भी तो है, दोनों में π/3 है, तो π/3 को हम लोग ले लें बाहर। π/3 को अगर कॉमन ले ले तो μ0I π/3 बाहर ले लिया, तो 1/R1 अगर क्रॉस में लिखना चाह रहे हैं तो क्रॉस वाला 1/R1 था और ये वाला डॉट वाला था, तो ऐसे लिख देंगे 1/R2 माइनस में कर देंगे, और ये ओवरऑल क्रॉस में। तो जो क्रॉस में आएगा उसको पॉजिटिव ले लिया, जो डॉट में आया उसको नेगेटिव लिया। इसको हम लोग चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, पाई पाई कैंसिल भी यहाँ कर सकते हैं। इसको 1/R2 माइनस 1/R1 भी अगर हम लोग डॉट में डिसाइड करते कि नहीं भैया डॉट में मुझे लिखना है तो इधर लिखो, तो 1/R2 माइनस 1/R1 हो जाता, इधर 1/R1 माइनस। तो ये तो लिखा नहीं कि किस डायरेक्शन में लिखे हैं, इसलिए दोनों में से जो सूट कर जाए वो आप ले लेंगे। तो 1/R1 माइनस 1/R2, पाई पाई कैंसिल होगा, μ0I/12, μ0I/12 और 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। 1/R1 माइनस 1/R2 वाला ही ऑप्शन है, बस R2 माइनस R1 वाला है नहीं, यही वाला ऑप्शन है, तो यही वाला हम लोग यूज़ कर लेंगे। वैसे भी कौन लार्जर होगा अगर तुम जानना चाहते हो तो भाई R1 वैल्यू कम है तो R1 वाला ये लार्जर है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव अगर वैल्यू रखना है तो ये यही है इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से निकल जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? इन सब में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये वाला ऐसा बता दिया था भाई कि अगर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर है अगर, तो I/2 इधर, I/2 इधर, इसका फील्ड जितना उतना ही फील्ड इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका 0 रहेगा, इसका कैलकुलेट करेंगे 0 रहेगा, और इसका जितना होगा क्रॉस में उतना ही इसका होगा डॉट में, और वो हो जाएगा 0। अगर जिसने पहले क्लास किया है वो सब जानता है ये, तो कोई फॉर्मूला इसमें खास वैसा नहीं है जो ना समझ पे आए। अब यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन भाई हो जाएगा, ये इसका तो 0 हो जाएगा, बोलो इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे, क्रॉस में आएगा क्योंकि ये है करंट, ये है फील्ड। इसका तो इसका भी ऐसे है, इसका भी आएगा क्रॉस में भाई। जब एक में क्लॉकवाइज हो गया ना, तो क्लॉकवाइज का क्रॉस आ रहा है तो क्लॉकवाइज का इधर भी क्रॉस ही आएगा, दोनों का क्रॉस क्रॉस ऐड कर देंगे, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2 यही वाला बना हुआ है, R1 R2 एलसीएम R1 प्लस R2। करना चाहेंगे तो निकाल लेंगे, आप कर लोगे भाई, ऐड तो होना था, इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 तो होगा, बाकी तो जो है इधर वो होगा ही। तो यहाँ एलसीएम लोगे तो R1 R2 हो जाएगा और ये R2 प्लस R1 हो जाएगा, तो R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, तो यही है, इसके अलावा और कोई है नहीं, तो इसलिए इसका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये शायद बताया भी था पहले, नहीं बताया था? ये भी बताया था भाई, इक्वल करंट फ्लो कर रहा है दोनों सेगमेंट में। अब इन दोनों में इक्वल करंट बता दिया, करंट ही बता दिया इक्वल, कि भाई ये भी आई। वैसे तो ये दोनों अगर यूनिफॉर्म वायर होते तो दोनों में इक्वल नहीं चलता, क्योंकि इधर का लेंथ ज़्यादा है, इधर रेसिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन ये जब क्वेश्चन में बोल दिया कि ये भी आई करंट है, ये भी आई करंट है, तो दोनों का निकालेंगे और नेट करेंगे। किया था पहले, बताया था, ये क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ, तो इसलिए अभी मैं इसको करा देता हूँ कॉमन सेंस मेथड से, कॉमन सेंस मेथड से करा देता हूँ। देखो, जब ये आई करंट है, वैसे तो अगर यूनिफॉर्म वायर होता तो इधर हमारा आई करंट होता, तो इधर हमारा I/3 हो जाता, क्योंकि इससे 3 टाइम्स रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट हमारा 3 टाइम्स कम हो जाता। दोनों पैरेलल में है ना भाई, देख रहे हो पैरेलल में है, तो इधर जितना लेंथ लग रहा है, मतलब 3 टाइम्स तो नहीं, ये 90 डिग्री लग रहा था इसलिए मैंने बोल दिया 3 टाइम। ये थीटा है, इधर हमारा 2π माइनस थीटा है, कोई बात नहीं है, दोनों तरफ करंट सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है μ0/4π और I डिवाइडेड बाई रेडियस, और ये एंगल आता है। तो देखो I तो दोनों में सेम आना है, इधर वाले में भी वही I, इधर वाले में भी वही I लेना है, ठीक है भैया। तो
सिर्फ एंगल का डिफरेंस आना है। एक में डॉट आएगा, एक का जो है क्लॉकवाइज करंट चल रहा है क्रॉस में आएगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका डॉट में आएगा। तो एक का डॉट में, एक का क्रॉस में। ठीक है भाई। तो देखो इसका आएगा थीटा, तो इसका भी अगर थीटा होता तो इसका थीटा का जितना फील्ड होता, आई वही थीटा वही, आई वही थीटा वही, तो इसका भी थीटा वाला जो है वो उतना ही कैंसिल कर देता। देखो ये वाला का थीटा और ये वाले का थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता। तो ये बचा जो है ना 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये जो बचा इसी का जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वही नेट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फील्ड प्रोड्यूस्ड है ना वो ये थीटा एंगल, जैसे ये वाला थीटा एंगल था, इतना जो फील्ड ये प्रोड्यूस किया वही फील्ड ये प्रोड्यूस कर देगा अगर ये थीटा एंगल ले लें। तो बचा क्या भाई, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो 2 पाई माइनस 2 थीटा जो बचा है ना वो जितना फील्ड प्रोड्यूस कर दे वही नेट होगा। तो इसलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और यहाँ पे 2 पाई माइनस 2 थीटा वाला ले लेना, 2 पाई माइनस 2 थीटा वाला। तो यहाँ देखो 2 पाई माइनस 2 थीटा वाला ले लिए, यहाँ 4 था तो इसलिए 2 2 कैंसिल हो गया, यह आंसर हो गया। यानी कि फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, और एंगल कितना लेंगे तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। नेट के लिए इतना ही लेंगे क्योंकि इधर थीटा वाला जो है वो इधर थीटा वाला कैंसिल कर दिया ऑब्जर्वेशन मेथड से। ये जो बच गया 2 पाई माइनस 2 थीटा वाला यही रह जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। ये 2 कॉमन लेके यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 पाई आर हो गया और ये पाई माइनस थीटा। तो दिस इज द वैल्यू। नहीं तो एनालिटिकली निकालेंगे, नहीं तो आप एनालिटिकली निकालने के लिए फ्री हो भाई, वो तो मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड से बता दिया। ऐसे तो आप एनालिटिकली निकालें, इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बात एक ही है। इसका जब निकालोगे देखो बड़े वाले आर्क का जब निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, क्योंकि इस दोनों में करंट तो सेम ही है, लेकिन ये वाला यहाँ पे क्रॉस में फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये वाला यहाँ डॉट में प्रोड्यूस करेगा, इसलिए डॉट वाला ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा एंगल दिख रहा है। सो डॉट में तो होगा भाई, लेकिन कितना होगा, तो डॉट में है उसका एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, और उधर वाले का था थीटा, इसलिए उधर वाला का थीटा फील्ड। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। उधर वाला जो फील्ड प्रोड्यूस करता वही म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और ये थीटा, इधर वाला प्रोड्यूस किया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और 2 पाई माइनस थीटा। तो यही हो गया, ये हो गया तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी एनालिटिकली निकाल लिया हम लोगों ने, एक का निकाला B1 दूसरे का B2 माइनस B1 कर दिया, तो इससे भी हमें मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। नहीं समझे, मैंने B2 निकाला और माइनस B1 करेंगे, क्योंकि B1 प्लस B2 वेक्टोरियली होता है, लेकिन ये B2 यहाँ पे डॉट में प्रोड्यूस किया है और ये वाला B1 क्रॉस में प्रोड्यूस किया है, इसलिए नेट फील्ड निकालने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। वैल्यू में हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि नेट फील्ड तो होता है B1 प्लस B2 वेक्टोरियली ऐड करते हैं, बट एक डॉट में क्रॉस में है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे वही नेट निकालने के लिए। ये डॉट वाला ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, ज़्यादा एंगल है, ये कम है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे निकाल लिया। और कॉमन सेंस मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने क्या बोला भाई, कि जितना ये थीटा है, जब आई और आर जब सेम ही है इसका, तो ये जितना थीटा वाला प्रोड्यूस करेगा उतना ही इसका भी तो थीटा वाला पार्ट है, तो वो उसको कैंसिल कर देगा, बच जाएगा जो 2 पाई में से 2 थीटा हट गया, तो उसका जितना फील्ड होगा वही, तो उसका फील्ड हमने सीधा निकाल लिया। कुछ समझ में आया पहलवान? यस सर। क्लियर है? तरुण, रिया, बोलो भाई। बोलता ही नहीं, यही तो बीमारी है, या माइक ही ऑफ रह जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वैसा ही है, कर लेंगे। ये तो देख रहे हो, इसमें तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। आई करंट आया, स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में, एज सोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P ऑफ द लूप क्या होगा।
तो भैया ये जब स्प्लिट हुआ है और कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब कि ये जितना रेसिस्टेंस होगा उस हिसाब से इधर करने जाएगा, इधर करने जाएगा, और ऐसे कंडीशन में तुम्हें पता है कि इसका जितना फील्ड होता है उसका इतना ही फील्ड अपोजिट में आता है। करंट हमारा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्म अगर है हमारा तो करंट अलग अलग होगा और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अंदर में इस पार्ट का और इस पार्ट का इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है। इसके लिए तो जीरो होना ही है, इसके लिए जीरो होना ही, इसलिए नेट जीरो ही होना है। बोलो भाई। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं भाई। रेगुलर होना ज़रूरी है समझते रहने के लिए। अच्छा भाई, ये देखो ज़रा, एक डाउट है। ए लॉन्ग स्ट्रेट ए बी वायर, लॉन्ग स्ट्रेट ए बी वायर 4 एम्पियर करंट है। ए प्रोटॉन पी ट्रेवल्स एट स्पीड, कुछ स्पीड दिया हुआ है भाई, कोई बात नहीं, स्पीड दिया हुआ है। ये स्पीड ऐसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ट्रेवल कर रहा है, स्पीड दे दिया। पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट, अच्छा 0.2 मीटर फ्रॉम इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट एक्सर्ट ऑन प्रोटॉन। कितना फोर्स लगेगा प्रोटॉन पे भैया? तो भैया लगता तो है Q इंटू V क्रॉस B। अब इसका फील्ड है यहाँ पे, अरे इसका तो कुछ तो फील्ड होगा, वो फील्ड निकालो, उसी के फील्ड में तो इसको वेलोसिटी दे दिया हुआ है इधर, तो इस पे फोर्स लगेगा। Q इंटू V क्रॉस B लगता है, वो लगेगा भाई। अच्छा, तो प्रोटॉन है तो प्लस E चार्ज है, प्रोटॉन ही था, प्लस E चार्ज है। V वेलोसिटी दिया हुआ है भैया 4 इंटू 10⁶। तो V क्रॉस B, V का वैल्यू, B का वैल्यू, तो B का वैल्यू निकालो, V का वैल्यू यहाँ क्या होगा वो निकालो। तो B का वैल्यू होता है स्ट्रेट वायर से μ0I/2πd, क्योंकि μ0I/2πd ऐसे रेडीमेड हम लोग याद रखते हैं भाई। μ0/4π I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस और sin 90 प्लस sin 90 लॉन्ग वायर बोला जाता है। देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल दिया तो 90 डिग्री 90 डिग्री, तो 1 + 1 2 कैंसिल हो जाएगा, μ0I/2πd। तो μ0I/2πd मिलता है ये फील्ड। तो ये फील्ड यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे μ0/4π, μ0 I का वैल्यू दिया ही है 4 एम्पियर अपॉन 2π और d, तो भाई d का वैल्यू दिया है। अच्छा ये हो गया b, और v क्रॉस b, तो v इधर है, b किधर होगा? तो भाई ये है करंट, तो इधर होगा क्रॉस में, तो यहाँ पे क्रॉस में है फील्ड इसका फील्ड तो ऐसे चल रहा है। इसका फील्ड अगर देखें तो इसका फील्ड ऐसे है, यहाँ ऐसे है तुम्हारी तरफ, यहाँ ऐसे जा रहा है, मीन्स क्रॉस में है फील्ड, क्रॉस में है फील्ड और इधर है वेलोसिटी। अब बता दो भाई v क्रॉस b किधर होगा? अब v क्रॉस b निकालना चाहते हैं तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी और आपस में है परपेंडिकुलर, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो v क्रॉस b क्या होगा? v इधर है, b इधर है, v क्रॉस b ऐसे होगा, ऐसे ऐसे मतलब इससे अवे रिपेल करेगा। v इधर है, b इधर है, v क्रॉस b इधर लगा, और जब v क्रॉस b इस डायरेक्शन में लगा, देखो भाई ये है v क्रॉस b, समझो कि b है b0 माइनस k कैप, अगर दिखाना चाहे डायरेक्शन तो v है v0 माइनस j कैप, ऐसा समझें। तो ये है फोर्स v क्रॉस b इस डायरेक्शन में, v क्रॉस b इधर आया, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इधर ही फोर्स है, तो बस। और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है इसलिए sin 90 डिग्री तो 1 हो गया। इसलिए तुम्हें क्या करना है, फोर्स का यही वैल्यू है, फोर्स का वैल्यू ये कैलकुलेट कर देने हैं। डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन होगा किधर भाई? तो इस डायरेक्शन में फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया है, इस डायरेक्शन में। और एक दूसरा मेथड भी बता सकता हूँ तुम्हें कि करंट इधर है इसका और प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है इसलिए प्रोटॉन जिधर मूव कर रहा है समझो उधर ही करंट, तो इसलिए इसमें करंट है अपवर्ड, इसमें करंट है डाउनवर्ड।
इसमें प्रोटॉन जाने से समझो करंट डाउनवर्ड, और अपोजिट करंट होता है तो रिपल्सन होता है, तो रिपेल हो गया। अपोजिट करंट होता है तो रिपल्सन होता है, तो रिपेल हो गया। मतलब करंट के कॉन्सेप्ट से भी इसको हम लोग डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो रहा है, रिपेल करेगा। वैसे V क्रॉस B यही हमारा डायरेक्शन बताता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि वैल्यू हमारा Q इंटू V इंटू B साइन 90 डिग्री, इसलिए बस यही हो गया। अब वैल्यू कैलकुलेट कर देने हैं और कुछ काम नहीं करने हैं। क्वेश्चन में यही था, कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट ऑन प्रोटॉन एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है अवे फ्रॉम द एक्सिस, मतलब रिपेल करेगा अवे फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन हो गया अवे फ्रॉम द वायर, करंट वायर जो है उससे अवे हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? बोलो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं भाई? सब जानते होगे, केमिस्ट्री में पढ़ा है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम न्यूक्लियस के मीन्स हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बच जाएगा हीलियम न्यूक्लियस। इस हीलियम न्यूक्लियस का ही नाम अल्फा पार्टिकल है, जिसका मास 4 AMU होता है और चार्ज अल्फा पार्टिकल पे +2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हैं, इसलिए 2 प्रोटॉन होने से ये चार्ज हो। तो अल्फा पार्टिकल इसी को बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल ऑफ मास देखो ये दे दिया इतना के जी, ये 4 AMU मास होता है इसका एटॉमिक मास यूनिट, एंड चार्ज ट्वाइस दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये तो खैर ये जो दे दिया ना, ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है भैया, अल्फा पार्टिकल यही होता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन में दे दिया, ले देने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑफ अ पॉजिटिव साइन ट्रेवल्स एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है, वो स्पीड दिया हुआ भाई, स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी, और वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। स्पीड का वैल्यू भी दिया हुआ है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दे दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। ठीक है भाई। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल। अच्छा भाई, फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल निकालना है तो क्या करोगे? Q × V क्रॉस B, तो QVB और साइन 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है 90 डिग्री पे है ये एंगल, तो इससे तो हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बोलो भाई, ये फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा ना, 2 × इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, ये रखोगे भाई। वेलोसिटी का वैल्यू रखोगे, वेलोसिटी दे रखा है 6 × 10⁵। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया हुआ है 0.2 टेस्ला, तो 0.2 रख दोगे, साइन 90 डिग्री, तो चलो भाई 1 होता है। ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास कर देंगे। फोर्स निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाई मास करेंगे, मास का वैल्यू दिया हुआ है रख देंगे, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो जाएगा भाई फर्स्ट वाला पार्ट, फोर्स निकल जाएगा और एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? भुवनेश बोलो। विक्रम क्लियर है? अरे बोल दे पहलवानों। रिया क्लियर हुआ? चलो दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड। यस सर। नॉर्थ की तरफ ये मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड। तो भैया अपना डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं, एक ईस्ट हो गया, एक वेस्ट हो गया, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। हमेशा ना डायग्राम में इस तरह से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जब 3 डायमेंशनल बनाना होगा तो 2 डायमेंशनल डायग्राम से बात नहीं बनेगी। इस तरह से डायग्राम बनाना, फिर 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाने के लिए ईस्ट वेस्ट दिखा दिया, और ये दोनों, ये चारों हॉरिजॉन्टल में दिखा दिया हम लोगों ने, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। और जो वर्टिकली अपवर्ड है वो ऐसे दिखाएंगे, ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया और ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। समझो कि इस तरह से बन गया।
एक वर्टिकली अपवर्ड और एक हो गया ये डाउनवर्ड, इस तरह से दिखाते हैं। चलो कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव होता है इसलिए। चलो वेलोसिटी है दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड में, ध्यान देना भाई, मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा डाउनवर्ड में, ध्यान देना इस बात को कि डाउनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भैया, डाउनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। ऐसे डायग्राम बनाने से क्या होता है, पिक्चर में क्लियरिटी आ जाता है। तो इस तरह से नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, सब 90 डिग्री पे हैं, ध्यान देना। ठीक है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, फोर्स निकालना है तुम्हें इलेक्ट्रॉन पे, कितना होगा तो -E इस पे होता है चार्ज इंटू V क्रॉस B, बस। तो माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, पॉजिटिव होता तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में, नेगेटिव है इसलिए V क्रॉस B के अपोजिट में, तो V क्रॉस B निकाल लो, V इधर है B इधर है, V क्रॉस B करेंगे तो इस डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ मिलेगा V क्रॉस B, V क्रॉस B, V इधर है B इधर है, V क्रॉस B मिलेगा वेस्ट की तरफ, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए फोर्स लगेगा ईस्ट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है ना चार्ज। V क्रॉस B इधर आ रहा है, इधर आ रहा है तुम्हारा V क्रॉस B, V क्रॉस B इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट V क्रॉस B के तो अपोजिट में लगेगा, इसलिए ईस्टवर्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि वेस्ट की तरफ आ रहा है तुम्हारा V क्रॉस B, इसलिए ईस्टवर्ड फोर्स लगेगा। और वैल्यू में कितना, तो E का वैल्यू V और B और साइन तो है भाई 90 डिग्री, तो V का वैल्यू दिया हुआ है वेलोसिटी, B का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू पता है सबको, तो इतना लगा देंगे और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। बोलो भाई क्लियर हुआ, बोलो भाई क्लियर है। हाँ हाँ, डाउट कहाँ है, डाउट, अरे डाउट बता दो। डायरेक्शन में डाउट है, अच्छा, तो डायरेक्शन के लिए मैंने बताया कि इस तरह का डायग्राम बनाया करो। देखो एक हॉरिजॉन्टल, हमने इस तरह का डायरेक्शन बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन समझो, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने बनाया, एक है इधर नॉर्थ, इधर कर दिया हमने साउथ, इधर कर दिया ईस्ट, इधर कर दिया वेस्ट, ये आपस में है सब परपेंडिकुलर, तो होंगे ही, ये तो समझ में आता है भाई, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। बोलो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और एक होता है अपवर्ड और एक होगा डाउनवर्ड। ये है स्काई की तरफ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये नॉर्थ, हमारे पीछे है साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। ये तो कन्वेंशन सबको पता है। अब इसी को हम लोग जब 2 डायमेंशनल दिखाते हैं मैप में, तो मैप में ऐसे दिखा देते हैं भाई कि नॉर्थ हुआ, इधर साउथ हुआ, इधर ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ, ऐसे दिखा देते हैं। और अपवर्ड डाउनवर्ड को फिर तुम्हें डॉट से दिखाना होगा, तुम अपनी तरफ, और क्रॉस से ऐसे, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम तो होगा, लेकिन डॉट क्रॉस वाला दिखा नहीं पाओगे, तो तुम्हें समझ में आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, इसमें प्रॉब्लम रहेगा। तो हमने क्या किया, इस प्लेन को थोड़ा ऐसे घुमा दिया, ऐसे कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, समझो ऐसे कर दिया, तो ये प्लेन जो ऐसे था बोर्ड में दिख रहा था वो ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन समझो कि एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस बना दिया समझो, इधर वाई एक्सिस बन गया ये, और ये है समझो जेड एक्सिस, ऐसे समझो। तो ये इस तरह से बन गया, ठीक है। कभी भी 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना हो तो इस तरह का डायग्राम बनाओगे तो सुखी रहोगे। अब जैसा कह रहा हो वैसे काम करो,
वेलोसिटी जिधर दे रहा है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, उस तरह से दिखाएंगे। तो ठीक है भाई, जैसे जैसे वेलोसिटी दिखा रहा है वैसे दिखाया जाए। चलो रेड कलर वाला ले लेते हैं, वेलोसिटी दिखाने। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड, इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मैं दिखाऊंगा नॉर्थ की तरफ। ये है भैया वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और फील्ड है डाउनवर्ड, तो फील्ड को तो डाउनवर्ड दिखाओगे। ये है मैग्नेटिक फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी है इस तरह से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब बताओ जरा कि V क्रॉस B किधर होगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर V क्रॉस B जिधर होगा उधर ही फोर्स लगेगा, निगेटिव होगा तो उसके अपोजिट लगेगा। अब बताओ V क्रॉस B, स्क्रू लगाओ, V से B की तरफ घुमाओ, स्क्रू लगाओगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्क्रू जाएगा। इंडिकेटर को V की तरफ रखो, B की तरफ घुमाओ, V क्रॉस B करेंगे, स्क्रू बंद होगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन तुम्हारा जो है, ये डायरेक्शन ये आएगा V क्रॉस B का डायरेक्शन। तो जिधर V क्रॉस B होगा पॉजिटिव चार्ज पे उधर फोर्स लगेगा, लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट में लगेगा। मीन्स ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर फोर्स लगता, बट इधर है इसलिए नेगेटिव की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे -E लगाओगे, -E इंटू V क्रॉस B, तो V क्रॉस B जिधर आएगा उसके अपोजिट में लगेगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। सो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में भाई? ईस्ट की तरफ। यही प्रोटॉन होता तो वेस्ट की तरफ लगता, अभी ईस्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो उस डायरेक्शन में जा रहा था, इस पे फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। बोलो क्लियर हुआ? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। बस यही काम हम लोगों ने यहां भी वही काम किया था। तो जब भी 3 डायमेंशनल होगा इस तरह से तुम डायग्राम बनाओगे, सुखी रहोगे। तो एग्जामिनर को भी समझाना है कि कौन सा डायरेक्शन कैसे आ रहा है, और ख़ुद को भी समझना है, तो आप ऐसा 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाया करो। मतलब ये ऐसे ऐसे ना दिखाया करो 4 डायरेक्शन, ऐसे करके दिखा दिया करो 4 डायरेक्शन। ऐसे करके दिखा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और बाकी जो 2 हैं वो ऐसे दिखाएंगे। अब इसी में थोड़ा प्लेन बना रहता है तो और अच्छा होता है, ऐसे लगेगा तुम्हें कि ये क्या हुआ। ये भी देखो इस तरह से डायग्राम बना दोगे अगर तुम, तो ये अच्छा डायग्राम नहीं है। अच्छा डायग्राम तब है जब इनको ऐसे दिखाओ कि ये हॉरिजॉन्टल में है, और ये वाला जो ऊपर वाला है वो तो यहाँ से दिखाओ, लेकिन नीचे वाला तुम्हारा ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, इसलिए यहीं से दिखाओ। ये इतना दिखाएंगे, ऊपर वाला यहाँ से दिखाएंगे, तब लगेगा। ये देख रहे हो, बीच वाला मैं गायब कर देता हूँ, यहाँ वाला देखो, यहाँ मैंने बीच में गायब कर दिया, करना भी पड़ता है, ये नहीं दिखेगा तुम्हें। नहीं समझे? इतना तो ड्राइंग समझना पड़ता है भाई। देखो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, सारे लोग देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एक्स एक्सिस लिया इधर और वाई एक्सिस ले लिया इधर। ये देखो एक वाई एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस है। तो अगर तुम ये डायग्राम बना रहे हो मतलब ऐसे बना रहे हो, ये दिखा रहे हो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस दिखेगा नहीं। इसको मैंने बोला कि थोड़ा ऐसे कर लो। ऐसे कर लेने से क्या हो गया, एक एक्स एक्सिस दिख रहा है इधर, वाई एक्सिस दिख रहा है इधर, और क्योंकि देखो पूरा ऐसे करोगे तो तुम्हें एक लाइन दिखेगा, बस ये लाइन दिखेगा। अगर पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया तो एक लाइन दिखेगा, तो उसमें तुम एक्स और वाई दिखा नहीं पाओगे, दिख नहीं पाएगा, एक्स में ही वाई छुप जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं करके इसको ऐसे कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा आँख जो है ना, वो आँख यहाँ नहीं है, यहाँ आँख रहेगा, यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये वाला डायग्राम देखो, अगर तुम्हारा आँख अगर ऐसे है, डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलरली देख रहे हो तो ऐसा तुम्हें दिखेगा, और तुम्हारा आँख बिल्कुल ऐसे है तो तुम्हें ये लाइन दिखेगा, वाई एक्सिस दिखेगा ही नहीं। तुम्हारा आँख न तो ऐसे है देख रहा है इसको परपेंडिकुलर, ना ही टेंजेंशियल देख रहा, तुम्हारा आँख ऐसे है। ऐसे रहेगा तो तुम ये भी देख पाओगे और ये भी देख पाओगे। तो यही ऐसे वाला पोजीशन का ये आँख है। तो देख रहे हो, ऊपर से देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारा जो तुम जो देख रहे हो वो अभी ऐसे देख पा रहे हो। देख रहे हो, इसका चारों साइड भी तुम्हें दिख रहा है, पूरा ऐसा नहीं दिख रहा रेक्टेंगल,
ऐसे दिख रहा है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस भी दिख रहा है, वाई एक्सिस भी दिख रहा है, देख रहे हो, एक्स एक्सिस भी दिख रहा है, वाई एक्सिस भी दिख रहा है। और जेड एक्सिस देखोगे तो यहाँ से ये वाला जेड एक्सिस तो तुम्हें दिखेगा पूरा का पूरा, ये सेंटर से अगर दिखा रहे हो तो पूरा पूरा दिखेगा। लेकिन यहाँ सेंटर से जो नेगेटिव जेड एक्सिस है, क्या ये वाला पोर्शन इतना दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा आँख यहाँ है, तुम्हारा आँख यहाँ है, तो तुम ये वाला पोर्शन नहीं देख पाओगे, इसका इतना पोर्शन, इसलिए वो नहीं दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा। समझ में आया कुछ बात? ये क्लियर हुआ? डायग्राम जब भी बनाना हो 3 डायमेंशनल, इस तरह से डायग्राम बना लेना। बोलो ठीक है, आगे बढ़ें। अब बोल दो भाई, कुछ बोलते भी नहीं हो, नहीं बोलोगे तो कैसे बनेगी बात। अब ये देखो, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट सो डैट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। चलो भाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। आर का वैल्यू निकालना है। आर कहाँ है? आर कहाँ है भाई? यहाँ है आर। इस आर का वैल्यू निकालने हैं। सो डैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर। ये व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या? अगर इसका करंट पता लग गया तो ऐसे ही ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पहले तो आर का वैल्यू बताना है सो डैट कि करंट हमारा 0.2 एम्पियर हो। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? आर का वैल्यू बताना है कि यहाँ करंट हमारा 0.2 एम्पियर एज वन इन द फिगर है। तो पहले तो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये कॉम्प्लिकेशन, उसको पहले सिंपल कर लो भाई, इन सबको मिला के एक कर लो, क्योंकि ये है ए और बी के अक्रॉस, ये सारा क्या है? ये दोनों सीरीज में है, 5 और 5 10 और 30 पैरेलल में है भाई। तो 10 और 30 पैरेलल में होंगे तो ये हो जाएगा इतना, 10 × 30 डिवाइडेड बाई 10 + 30, दैट इज कितना हो जाएगा भाई? तो 30 डिवाइडेड बाई 4, 30 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया। 30 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब क्या हो गया? 7 पॉइंट समथिंग। चलो 30 डिवाइडेड बाई 4 ये, और ये 15 है, तो ये भी पैरेलल में है। अच्छा, तीनों पैरेलल में, तो तीनों का एक ही साथ कर दो काम भाई। तीनों जब पैरेलल में है, 1 2 3, ये 1 क्या है भाई? 5 5 10 है। तो ठीक है भाई, 1 अपॉन, मैं इसके अक्रॉस निकाल रहा हूँ, 1 अपॉन आर ए बी, ए और बी के अक्रॉस जो ये रेसिस्टेंस होगा वो निकालना चाह रहे हैं। 3 का पैरेलल में, तो 1/10 + 1/30 + 1/15। अच्छा भाई निकालो, तो ये 30 ले लिया एलसीएम इसका। अच्छी बात है, तो 3 हो गया भाई, +1 हो गया और +2 हो गया, यानी 3 + 1 4 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 1/5 मिला 1/RAB। इट मीन्स RAB इज़ 5 ओम। बोलो भाई क्लियर है? RAB का वैल्यू 5 ओम, तो इसका 5 ओम समझेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 एम्पियर की बात कह रहा है, ध्यान से देख लो भाई। और ये बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में जो रेसिस्टेंस लगाएंगे वो 5 ओम जो इक्विवेलेंट आ गया उधर वो लगाएंगे। ठीक है भाई, ये तीनों का इक्विवेलेंट हो चुका। अच्छा भाई, तो यहाँ पे अब आया 10 ओम, और यहाँ आया एक सेल 2 वोल्ट, और यहाँ पे आया हमारा एक रेसिस्टेंस, करंट है हमारा 2 एम्पियर 0.2 एम्पियर, और ये रेसिस्टेंस है R, ये है 5 ओम। ठीक है भाई, ये है। अब यहाँ R का वैल्यू क्या होगा? तो भाई एक ही तो लूप है, अब तो एक ही लूप है। यहाँ का वैल्यू ये दिया हुआ था 6 वोल्ट, 6 वोल्ट बड़ा है, 2 वोल्ट छोटा है। ये इस डायरेक्शन में करंट सेंड करना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में इसकी जीत हो रही है, और इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है। अब इस डायरेक्शन का करंट हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ। देखो ये दोनों सीरीज में है, इसलिए 6 वोल्ट - 2 वोल्ट, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द लूप। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा भाई? तो 6 - 2, ये हो गया नेट ईएमएफ। इस लूप में 2 ही सेल हैं, दोनों सीरीज में अपना है। और 10 ओम, 5 ओम, 15 ओम और ये R, बस इतना ही है। ये 15 ओम + R, 15 भी ऐसे क्यों लिखें? 5 + 10 ही लिख दें, तुम्हें दिखाई देगा 5 + 10 + R किया हुआ है। ठीक है भाई, और ये करंट का जो वैल्यू आया है जो कि दे रखा है कितना भाई? तो 0.2, यानी कि 2/10, यानी कि 2/10 ये है हमारा करंट।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई फटाफट। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 15 प्लस आर इंटू 2, 15 प्लस आर इंटू 2 यानी कि 15 इंटू 2 30 प्लस 2r इज इक्वल टू 10 इंटू 4 यानी कि 40। सो 2r इज इक्वल टू हो गया 40 माइनस 30 10, इट मीन्स r का वैल्यू हो गया 5 ओम। r का वैल्यू तुम्हें 5 ओम हो गया। तो जब r का वैल्यू 5 ओम हो गया तो अब तुम्हें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताना था भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, देखो भाई अब ये पूरा मिला करके यहाँ का रेसिस्टेंस, हम लोग तीनों तो पैरेलल में ही हैं, तो ये रेसिस्टेंस कितना था 5 था, इसलिए A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना भाई, तो I इंटू आर, आई का वैल्यू यही वाला 0.2 एम्पियर ये इसमें जाएगा, ये पूरा है 3 का कॉम्बिनेशन, लेकिन हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और तीनों के बदले में एक रेसिस्टेंस पता ही है, तो I है हमारा 0.2 और R का वैल्यू है 5 ओम। तो इसलिए ये हो गया कितना भाई, तो 0.5 इंटू 2/10 हो गया ये, और कितना हो गया वैल्यू, बोलो भाई 1। तो ये हो गया 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ये हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए ये इसको समझो VB माइनस VA, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, VB माइनस VA इज 1 वोल्ट। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या 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 लगा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लगा सकते? देखो ये काम तो वैसे ही कर देना, ये काम तो भाई एक को सिंपलीफाई करके तो एक में कर ही देंगे। यहाँ तुम KVL लिख सकते हो, करंट निकालने के लिए तुम ऐसे करो ये वाला, या इसके बदले में KVL लिख सकते थे। KVL क्या लिखते भाई, यहाँ से शुरू कर देते, मान लो इस तरह से A है, B है, ये C है, ये D है। अगर मैं KVL लिखता हूँ तो क्या करूँगा, A से B जाऊँगा भाई, ये है करंट, तो क्या लिखेंगे भाई, तो 0.2 करंट है, इधर है ये, तो ड्रॉप अगर लिखते हैं हम लोग, मान लो ABCDA के लिए, ABCDA के लिए करते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ आएंगे, ये हायर पोटेंशियल है इसलिए ड्रॉप तो हुआ नहीं, गेन हो गया, तो माइनस ड्रॉप लिखेंगे, माइनस ऑफ 0.2 एम्पियर का करंट इंटू 5, 0.2 इंटू 5, ये है, ठीक है भाई। और फिर यहाँ आएंगे तो ये 6 वोल्ट का ड्रॉप है भाई, बिल्कुल 6 वोल्ट का ड्रॉप है। फिर यहाँ आएंगे तो करंट का डायरेक्शन हमारा ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.2 इंटू 10 रेसिस्टेंस IR, अपोजिट डायरेक्शन मिला। फिर यहाँ पे गेन हो रहा है तो -2 वोल्ट लिखूंगा, -2 वोल्ट लिखूंगा। फिर यहाँ आया अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, हमें ऐसे चल रहे थे, तो यहाँ पे जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन मिला, तो -0.2 इंटू आर, -0.2 इंटू आर ये मिला, और यहाँ पे पहुँच गए इज इक्वल टू 0, बस। तो यहाँ से भी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। देखो ये हो गया -1 और +6 और माइनस ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये भी -2 और -0.2R, यानी कि -0.2R को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 0.2R, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ देख लो -1 + 6 यानी +5 और -2 और -2 1 हो जाएगा, -6 और +6 क्या, -1 और +6 हो गया +5 और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 बच गया, तो 1 इज इक्वल टू 0.2R। तो R का वैल्यू 5 ओम मिल जाएगा, R का वैल्यू 5 ओम, क्योंकि ये है 2/10, 10/2 यानी कि 5 ओम, तो वैसे भी R मिल जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तो IR है ही, VB माइनस VA, I इंटू R, I का वैल्यू 0.2, R का वैल्यू 5, इसलिए 1 वोल्ट। तो ये तो अलग है ही, ये तो अलग लिखा, बोलो क्लियर है?